हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी आपने पिछले चैप्टर में पिछले साल की क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों बटी हुई है जो कि अपने अपने काम को देखती है। परिचय की बात करें तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। अंग यानी कि वही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और लोकतंत्र मतलब जहाँ पर लोगों को अपने नेता को चुनने का अधिकार हो और साथ में उसके लिए किसी पद को पाने का भी अधिकार हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। अब हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी ज़्यादा छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। ये आप थोड़ा सा ठीक से सुनना क्योंकि आपको थोड़ा सा मैपिंग में भी काम आएगा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ज़्यादा जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी भी थी। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण ये कि सत्ता का बंटवारा या फिर सत्ता का टुकड़े करना, देश को कमजोर करना, हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यही लगता है इसका मतलब? इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से, आपको पता होगा ये इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर, आपको पता होगा श्रीलंका की लोकेशन, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल, यानी कि 13%। यहाँ पे आप बेल्जियम को देख सकते हैं, इसका कहाँ पर क्षेत्र है और कितने मतलब यहाँ पे समुदाय रहते हैं। यहाँ पर जो ये वाले हैं ये हो गए जर्मन भाषी, ये हो गए ब्रुसेल्स का राजधानी क्षेत्र। इसके अलावा जो ये रेड वाला है ये हो गया वेलोन, यानी कि फ्रेंच भाषी, यानी कि यहाँ के लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंच। और जो येलो वाला है यहाँ पे रहता है फ्लेमिश, यानी कि डच भाषी। आप इसको ठीक से देख सकते हैं। एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों, उनकी राष्ट्रीयता एक हो। जैसे आपको पता होगा कई लोग जैसे ऑस्ट्रेलियोइड होते हैं या फिर मंगोलॉइड होते तो वो सब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी धर्म अलग हो, उनके संस्कृति अलग हो, या फिर उनके रीति रिवाज परंपरा अलग हो। बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में
विभिन्न समुदायों की सघन आबादी नजर आ रही है। हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। बहुसंख्या मतलब जहाँ पे मतलब 2 समुदाय हैं, इसमें मतलब टोटल पॉपुलेशन हो गई 10 और एक की जगह है 6 और एक है 4, तो फिर इसमें बहुसंख्यक हो गए इधर वाले ए वाली पार्टी और अल्पसंख्यक हो गई बी वाली पार्टी। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के लिए कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली थी। नए संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। तो इससे क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा असंतोष की भावना बढ़ी। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। जो श्रीलंका है वहाँ के कुछ जातीय समुदाय यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे जो येलो वाले पार्ट में आ गए ये सारे कौन हो गए, सिंहली। और जो ये ऑरेंज वाले पार्ट में आ गए ये सारे कौन हो गए, श्रीलंकाई तमिल। इसके अलावा जो थोड़ा ये ब्राउन ब्राउन सा आप पार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे कौन आ गए, भारतीय तमिल। और जो ये छोटे छोटे से यहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है ये कौन से हो गए, मुस्लिम। बहुसंख्यकवाद, ये मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? आप इस पर बता सकते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया था। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिलीलम यानी कि सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब जैसे आपको पता है, अगर कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, इसके पास 6 लोग हैं, इसके पास 4 लोग हैं, तो कौन अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से रखेगा? जहाँ पर लोगों का दबदबा होगा वही लोग अपनी बात मनवाने में ज़्यादा सफल हो पाएंगे, इस वाले के हिसाब से। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और मिलजुल कर सभी रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया था। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें बातें की गई थी। लेकिन उससे पहले गृह युद्ध की बात करते हैं। गृह युद्ध क्या होता है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगा, तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। जैसे कोई कम्युनिटी है ए, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो कि इन्हें पसंद नहीं आई, तो इन्होंने क्या किया, अपने समुदाय में लोग इकट्ठे किए, आंदोलन किए, धरना किया, प्रदर्शन किया, कई बार मारपीट हिंसा पे भी उतर गए, तो या फिर कई प्रकार से लोगों के घर जल गए या फिर कई प्रकार की चीज़ें हो गई। तो एक तरफ से जो आंतरिक अशांति है उसे हम गृह युद्ध बोल सकते हैं।
संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, यानी कि इधर हो गए फ्रेंच बोलने वाले, इधर हो गए डच वाले। अगर ये बहुमत हैं जैसे और ये अल्पमत हो गए, तो अगर ये कोई बात रखते हैं तो इनकी बात को भी प्रायोरिटी मिलेगी, ये कोई बात रखते हैं तो इनकी बात को भी प्रायोरिटी मिलेगी, इस टाइप का। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, जो राज्य सरकारें होंगी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि ये कोई ए समुदाय हो गया, ये बी, इसके भी 50, इसके भी 50। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है, यानी कि यहाँ पर दोनों की बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। जैसे आप अगर किसी सरकार को संस्कृति का विकास करना हो तो वो किसी समुदाय की संस्कृति की रक्षा कर सकती है, या फिर शिक्षा संबंधित कुछ नए प्रावधान लाने हो तो वो सरकार कर सकती है। जैसे अगर लड़कियों के लिए कोई शिक्षा अभियान चलाना है तो ये फैसले कौन करती है? सरकार। भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार भी किसका हो गया? सामुदायिक सरकार का। वहाँ पर आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता आज तक। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया था। आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं? ये बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता में ही संकट पड़ जाती है। जैसे क्या होता है, कोई ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, ये हो गए 6, ये हो गए 4, ये सारे संसाधन अपने अधीन कर देंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे अपना अधिकार कर देंगे, नौकरी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, हर चीज़ को अपने अधीन कर लेंगे। तो जो बी वाले हैं इनके पास, इनको मतलब कुछ भी नहीं देंगे और सारी चीज़ें अपने पास रख लेंगे। तो जो बी वाले हैं इनमें क्या हो जाएगी? असंतोष की भावना, फिर ये इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, अशांति करेंगे, तो फिर ये भी आएंगे फिर इधर से। फिर तब क्या होता है? अपने ही देश के अंदर 2 समुदाय की लड़ाई, यानी कि गृह युद्ध वाली सिचुएशन। बाई तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की समस्या का संकेत किया गया है। यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार में लाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसीलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो गठबंधन सरकार क्या होती है? जैसे ये कोई ए इंसान है, ये कोई बी इंसान है, दोनों खड़े हुए इलेक्शन में, तो क्या वह
इसको भी बहुमत नहीं मिला। बहुमत मतलब क्या होता है, आधा से ज़्यादा मत मिला हो जिससे, ठीक है, वो होता है बहुमत। बी को भी बहुमत नहीं मिला और ए को भी बहुमत नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में क्या किया कि जो सी डी ई एफ ये सारे थे विपक्ष वाले, तो इन सब ने मिलकर के अपने आप में एक समुदाय बना लिया और इसको क्या कहा गया, गठबंधन सरकार। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच का टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। क्या होता है कि जैसे अगर कोई ए है कोई बी है, इन दोनों के बीच में संसाधनों के अपर्याप्त बंटवारे के कारण हिंसा वगैरह शुरू हो गई विरोध के दौरान, और बाद में एक सी पार्टी है, इसने बोला इनको कि एक काम क्यों नहीं करते हो, जो चीज़ तुम कर रहे हो थोड़ा सा इसको भी दे दो, तो फिर यहाँ पे सुलह होने की संभावना बढ़ती है और गृह युद्ध वाली सिचुएशन थोड़ा थम जाएगी। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक पर इस तरीके से अत्याचार तो करेंगे, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी और अल्पसंख्यक उस चीज़ को सहन न कर पाने की स्थिति में विद्रोह संघर्ष करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कई ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ता है। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक का मतलब हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, यानी कि इससे कहाँ पर लिया जाता है, जहाँ पर प्रॉफिट वाली चीज़ चाहिए होती है। हानि लाभ हम कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉफिट चाहिए। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। एनीथे बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत सारे दोस्त तमिल भाषी और उनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीथे और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? अगर आपको याद होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 28 में ये वाली सिचुएशन इंडिया पर भी आती है, लेकिन इंडिया में क्या प्रोविज़न है कि अगर कोई भी मतलब धर्म है वो किसी दूसरे धर्म के हिसाब से उपासना पूजा करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मतलब स्कूल की जो प्रेयर भी है उसमें या तो पहले उस इंसान से पूछना पड़ेगा प्रेयर में जाने के लिए, या फिर अगर वो 18 से कम का है तो उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाई जा रहा था और बेताल उसकी पीठ में बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी सोचकर विक्रम को नींद न आई, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ ऐसी थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील के एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए थे। इन नियमों के अनुसार तय हुआ था कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है।
उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए थे। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तो तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उससे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वो ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वो चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास आए। यहाँ वे रुक सकते थे। रानी जल्दी से कहानी खत्म की और अपने सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? मिताल विक्रम और अपने बीच में समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बेचारे विक्रम को मिताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसकी महत्ता हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है, जहां पर स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है। हमें सत्ता का क्षैतिज वितरण इसे कहना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे आप भारत में भी देखते होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम तो अपना अपना करते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे पर नजरें बनाए हुए भी हैं, यानी कि पूर्ण अंकुश भी है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, पर यह संसद के अधीन काम करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा, अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करे, या फिर जो कार्यपालिका है वो कोई ऐसे कानून लागू करवाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करे, तो फिर जो न्यायपालिका है उसे वो अवैधानिक घोषित कर देती है। जैसा आपको पता होगा 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो प्रोविजंस थे उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स पे केस दिया था, उसमें न्यायिक सक्रियता को और न्यायिक पुनरावलोकन को मूलभूत ढांचा भी घोषित किया था और कहा था कि कोर्ट में जाना सबका राइट है, तो इस टाइप का मतलब आप कोई प्रोविज़न ला नहीं सकते। तो इस तरीके से जो मूलभूत ढांचे में छेड़खानी हुई थी और लोगों के जो अधिकार थे उनको बचाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका और विधायिका पर यहाँ पर अंकुश लगा दिया था कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं हो सकती, असंवैधानिक हो गई। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं।
सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघीय केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इसे हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने थे। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। आपको पता होगा भारत में भी संघ और राज्य के मतलब केंद्र और राज्य संबंध की बात की गई है। और जो अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ बटी हुई है। एक है केंद्र, एक हो गई राज्य और एक हो गई समवर्ती। मतलब एक पे कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, दूसरे पे राज्य बना सकता है, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं जहाँ पर आवश्यकता होगी। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का ही कुछ अच्छा उदाहरण है। जैसे आपको पता होगा वहाँ पे जो ईसाई हो गए और जो मुस्लिम हो गए उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। आपको पता भी होगा जैसे महिलाओं से रिलेटेड अगर यहाँ पे बात हुई है तो आर्टिकल 15 का 3rd क्लॉज मतलब जो आपको पता होगा 15 है किसी भी धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। लेकिन अगर बात वहीं पे आती है बच्चों की और महिलाओं को तो उनको 15 के 3rd क्लॉज में कुछ विशेष उपबंध की बात भी करता है। और साथ में जो 15 4th है या फिर जो 16 का 4th क्लॉज है तो उसमें भी आरक्षण की बात की गई। यानी कि कुछ ऐसे समुदाय जो अभी तक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए कुछ संस्थानों में और नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुसार भी। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति या समूह के हाथ में रहेगी तो फिर वहाँ पे क्या चीज़ आएगी? तानाशाही या फिर निरंकुशता वाली। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। जैसे कई बार किसान यूनियन बन जाती है या फिर मजदूरों से रिलेटेड कोई यूनियन बन जाती है जो एक साथ मिलकर के काम करता है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करता है। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे।
मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे सत्ता में भागीदारी बता रहे हैं? सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये सत्ता की साझेदारी को 4 श्रेणियों में किस में आते हैं, यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, आप इसे बता सकते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के लिए 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार के वहां मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांत के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर के मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे ये भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। आपके लिए 1-2 क्वेश्चन लिखने के लिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें और भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है वो उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ मिलती रहेंगी। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।